नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेस में। आज छायावाद की इस क्लास में हम जयशंकर प्रसाद को देखेंगे और जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं को, उनके बारे में विशेष तथ्यों को और उनके बारे में जितने भी विद्वानों के कथन हैं महत्वपूर्ण जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसको भी इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास को पूरा देखिएगा और इसे अपने नोट खुद बनाइए, क्योंकि आप जब लिखेंगे तो आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा। तो अच्छा है कि आप इससे नोट अपने खुद के बनाएं। ये खुद ही एक शॉर्ट नोट है, तो इससे ज़्यादा शॉर्ट करने की ज़रूरत आपको नहीं है। यह क्लास जो है टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट या उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिनके सिलेबस में हिंदी साहित्य का इतिहास है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद का सामान्य परिचय देखते हैं। जैसे कि इनका जन्म 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था और इनका निधन 1937 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और इनकी माता का नाम मुन्नी देवी था। इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनके बचपन का नाम झारखंडी था क्योंकि देवघर में इनका नामकरण हुआ था। उपनाम की बात करें तो यह कलाधर के उपनाम से ब्रजभाषा में लिखते थे। इन्हें आधुनिक कविता का सुमेरु कहा जाता है, छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है और प्राचीन संस्कारों एवं संस्कृति का रक्षक कवि भी कहा जाता है। इनके 3 गुरु हुए हैं, यानी 3 गुरुओं का नाम मिलता है। एक है आध्यात्मिक गुरु, वह है रसमय सिद्ध। एक है संस्कृत की शिक्षा जिससे इन्होंने ग्रहण की, वह है मोहिनी लाल। और एक है इतिहास की शिक्षा देने वाले, वो हैं दीनबंधु ब्रह्मचारी। तो ये तीनों गुरुओं को याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। रसमय सिद्ध, आध्यात्मिक गुरु, मोहिनी लाल संस्कृत की शिक्षा देने वाले, दीनबंधु ब्रह्मचारी इतिहास की शिक्षा देने वाले। अब देखते हैं विभिन्न विधाओं में जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं, क्योंकि इन्होंने लगभग सभी विधाओं में रचनाएं की हैं। तो हम देखते हैं कि अलग अलग विधाओं में इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं, पहली रचना इनकी कौन सी है। जैसे कि प्रथम कविता, यानी कविता के क्षेत्र में प्रथम कविता है इनकी सावन पंचक, जो कि 1906 ईस्वी में है और ब्रजभाषा में है। छायावादी शैली की इनकी प्रथम कविता जो है वह है प्रथम प्रभात, 1913 में है और खड़ी बोली में है। पुस्तकाकार रूप में इनकी प्रथम रचना उर्वशी है, जो कि 1909 ईस्वी में है और यह एक खंड काव्य है, ब्रजभाषा में है। खड़ी बोली में रचित प्रथम काव्य संकलन इनका कानन कुसुम है, जो कि 1913 ईस्वी में है। पहली कहानी इनकी ग्राम है, 1911 ईस्वी में है और हर बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। प्रथम उपन्यास इनका कंकाल है, 1929 ईस्वी। प्रथम नाटक इनका सज्जन है, 1910 ईस्वी। और प्रथम कहानी संग्रह जो है छाया है, 1912 ईस्वी। इनकी रचनाओं को देखते हैं और सबसे पहले हम काव्य रचनाएं देखेंगे और क्रम से देखेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में क्रम वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले है उर्वशी। काव्य रचनाओं में सबसे पहले उर्वशी 1909 ईस्वी, वन मिलन 1909 ईस्वी, अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी, शोकोच्छ्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1910 ईस्वी में है और पूछा जा चुका है। बब्रुवाहन 1911 ईस्वी में। अच्छा, बब्रुवाहन जो है ना, यह अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र था, ये भी ध्यान दीजिएगा। कानन कुसुम है 1913 ईस्वी में। प्रेम पथिक है 1914 ईस्वी में। महाराणा का महत्व है 1914 ईस्वी में ही। चित्राधार है 1918 में। झरना 1918 ईस्वी में ही है। आंसू है 1925 ईस्वी में। लहर 1933 में है। कामायनी 1935 में है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और नेट के सिलेबस में इसके कुछ सर्ग लगे हुए हैं। प्रेम राज्य है 1909 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं और इनके काव्य रचनाओं के संदर्भ में कुछ विशेष तथ्यों को देखते हैं, यानी किस किस रचना के अंदर क्या है। जैसे कि प्रेम राज्य जो इनकी रचना है 1909 में, यह ब्रजभाषा में रचित है और 1914 में इसका खड़ी बोली में अनुवाद किया गया। चित्रधार है 1918 में, यह ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली दोनों भाषाओं में, इसमें दोनों भाषाओं की कविताओं का संग्रह है। 1928 ईस्वी में इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसमें केवल खड़ी बोली की कविताएं रखी गई थी। तो यहाँ से अगर प्रश्न गहराई से बन जाए तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आगे देखते हैं झरना को, जो कि 1918 में है। इसमें छायावादी शैली की कविताएं हैं और इसे छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा जाता है। छायावाद का आरंभ इसी रचना से माना जाता है।
जयशंकर प्रसाद जी की छायावादी शैली की प्रथम कविता प्रथम प्रभात भी झरना में ही संकलित की गई है। बात करते हैं आंसू की, तो यह एक प्रबंधात्मक खंड काव्य है और इसे हिंदी का मेघदूत कहते हैं। प्रधान रस की बात करिए तो इसका प्रधान रस करुड़ है और इसमें कुल छंद हैं 133, यानी छंदों की संख्या 133 है। और कौन सा छंद है इसमें, तो वो है सखी छंद। शुक्ल ने इसे श्रृंगारिक विप्रलंभ कहा है, आचार्य शुक्ल जी ने इसे श्रृंगारिक विप्रलंभ कहा है। बात करते हैं वन मिलन की, 1909 ईस्वी में है और यह अभिगान शाकुंतलम पर आधारित रचना है। लहर जो है 1933 ईस्वी में, इसको जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है और शुक्ल जी के अनुसार, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, इस रचना में जयशंकर प्रसाद ने इतिहास के खंडों को देखने का प्रयास किया है। इस संग्रह में निम्नलिखित 4 लंबी कविताएं भी हैं। कौन कौन सी हैं? अशोक की चिंता, पिसोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया और शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इन कविताओं का नाम देकर पूछा जा सकता है कि यह किस काव्य संग्रह में संग्रहित हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, नोट भी करिएगा। बात करते हैं कामायनी की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसका काव्य रूप है प्रबंधात्मक महाकाव्य। प्रमुख रस की बात करें तो शांत रस प्रधान रचना है यह, और इसमें कुल सर्ग जो है वह 15 हैं। सर्गों का क्रम यूजीसी नेट की परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो बहुत ही जरूरी है, अगर आप यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि आप इन सर्गों को क्रम से याद करें, और याद करना ही पड़ेगा। याद करने का तरीका है कि आप इसको बार बार पढ़ें या बार बार लिखें। सर्गों को हम देखेंगे क्रम से। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। आनंद सर्ग जो है इसमें सबसे बड़ा है। इन सर्गों का नामकरण मनोविकारों के आधार पर किया गया है, जो मन के विकार होते हैं, जैसे चिंता हुई, काम हुई, वासना, लज्जा, तो ये सब जो है मन के विकार हैं और मनोविकारों के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। कामायनी में जो दर्शन है वह है समरसतावाद, जिसे आनंदवाद भी कहते हैं, और शैव दर्शन का प्रतिविज्ञावाद भी कहते हैं। कामायनी की कथा का आधार जो है वह शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है और मत्स्य पुराण भी है। कामायनी का नामकरण इसकी नायिका श्रद्धा के आधार पर रखा गया है। काम की पुत्री होने के कारण श्रद्धा का एक नाम कामायनी भी है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। कामायनी में कुछ प्रतीक योजना भी है पद्मावत की तरह, तो इसको भी हम देखते हैं। जहाँ मनु मन के प्रतीक है, वहीं श्रद्धा जो है हृदय की प्रतीक है, इड़ा बुद्धि की प्रतीक है, मानव जो श्रद्धा और मनु का पुत्र है वह मनुष्य का प्रतीक है, कैलाश मानसरोवर का प्रतीक है जो कि समरसता, आनंद और मुक्ति स्थल भी है, वृषभ जो है वह धर्म का प्रतीक है, और जो शाश्वत प्रदेश है वह संसार का प्रतीक है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, इसको भी आप लोग जरूरी समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट समझिएगा और इसको याद करिएगा। कामायनी के कुछ प्रतिपाद्य देखते हैं, जैसे कि इसको समरसतावाद व आनंदवाद की प्रतिष्ठा के लिए लिखा गया। नारी की महत्ता का इसमें वर्णन है और अहिंसा का समर्थन किया गया है। प्रकृति एवं मनुष्य के बीच उचित सामंजस्य स्थापित करना इसका एक उद्देश्य है। छंद योजना की बात करते हैं तो चिंता, आशा, स्वप्न, निर्वेद, इस खंडों में जो है, इस सर्गों में जो है आल्हा छंद है, जो कि 30 और 31 मात्राएं इसमें होती हैं। बात करते हैं रहस्य, इड़ा, श्रद्धा, काम, लज्जा सर्ग की, तो यह लावनी छंद में है और इसमें 32 मात्राएं होती हैं। संघर्ष जो सर्ग है उसमें रोला छंद है और 24 मात्राएं होती हैं। आनंद सर्ग में सखी छंद है 14 मात्राओं की। वासना में रूपमाला छंद है 24 मात्राओं की, और ताटंक छंद जो है सभी सर्गों में थोड़ा थोड़ा मिलता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कामायनी के संदर्भ में आलोचकों के कथन की, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये कहते हैं कि कामायनी बड़ी विशद कल्पनाओं और मार्मिक उक्तियों से परिपूर्ण है। वहीं शांतिप्रिय द्विवेदी कहते हैं कि कामायनी छायावाद का उपनिषद है और यह परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि कामायनी रहस्यवाद का पहला महाकाव्य है।
वहीं बात करें नंद दुलारे वाजपेयी की तो ये कहते हैं कि कामायनी मानवता का रसात्मक इतिहास है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका है। इंद्रनाथ मदान मानते हैं कि कामायनी एक असफल कृति है और यह कथन इंद्रनाथ मदान का बहुत ही महत्वपूर्ण है। नामोर सिंह कहते हैं कि कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है। वहीं मुक्तिबोध कामायनी को एक फैंटेसी मानते हैं, कहते हैं कि कामायनी एक फैंटेसी है। नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि कामायनी नए युग का प्रतिनिधि महाकाव्य है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं जयशंकर प्रसाद के कुछ नाटक, जैसे कि इनका नाटक है सज्जन 1910 में, करुणालय 1913 में। यह हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है, तो यह एक तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल्याणी परिणय है 1913 में, प्रायश्चित है 1913 में ही, राज्यश्री नाटक है इनका 1914 में, विशाख 1921 में, अजात शत्रु 1922 में, जन्मेजय का नाग यज्ञ है, उसके बाद कामना है 1927 में, स्कंदगुप्त है 1928 में, एक घुट 1929 में, चंद्रगुप्त 1931 में, ध्रुव स्वामिनी 1933 में और अग्निमित्र जो कि अपूर्ण रह गया था। उपन्यास की बात करें तो इनके 3 उपन्यास हैं, कंकाल, तितली, इरावती। इरावती तो अपूर्ण है, लेकिन तितली 1934 ईस्वी में है और कंकाल 1929 ईस्वी में है। इनके कहानी संग्रह को भी देखते हैं, जैसे कि छाया है 1912 ईस्वी में, प्रतिध्वनि है 1926 ईस्वी में, आकाशदीप है 1929 ईस्वी में, आदि है 1931 ईस्वी में और इंद्रजाल है 1936 ईस्वी में। क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग क्लास को पूरा नहीं देखते हैं। आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो मुझे नहीं लगता आप सफल हो पाएंगे। अगर आप अपनी सफलता को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं तो आप किसी भी क्लास को पूरा देखिए, सीरियसली देखिए, उसमें जो भी तथ्य बताए जा रहे हैं उनको नोट करिए। कम से कम आपके पास आपके खुद के नोट होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग पीडीएफ मानते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। पीडीएफ में दे दूंगी तो आप उसको ले करके जैसे अन्य किताबें रखे हैं वैसे भी उसको भी रख लेंगे। तो कोशिश करिए कि आप खुद के नोट्स बनाइए, ईमानदारी से तैयार करिए। आप खुद से नहीं ईमानदार रहेंगे तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है। आप खुद से भी ईमानदार रहिए। और हाँ, कुछ लोगों को समय कम मिलता है, लेकिन जितना भी मिले, चाहे 1 घंटा ही मिले, ईमानदारी से उसको इस्तेमाल करिए। तो आप इस क्लास को भी पूरा देखिएगा। और जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, इससे आपकी तैयारी में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। बात करते हैं इनके निबंध संग्रहों की, तो इनका निबंध संग्रह है काव्य कला तथा अन्य निबंध, 1938 में है और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं इनकी कुछ प्रमुख पंक्तियों की। सबसे पहले हम देखते हैं आंसू, जो इनकी रचना है उससे। पहली पंक्ति है कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तिष्क में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। दूसरी पंक्ति है कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। तीसरी पंक्ति है कि बाधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। अगली जो पंक्ति है झंझा झकोर गर्जन है बिजली है नीरद माला। पंक्ति है अगली पतझड़ था झाड़ खड़े थे। पांचवी पंक्ति है जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत सा हृदय मेरा। अगली पंक्ति है चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में ऐसी। पूरी पंक्तियां नहीं लिखी हैं मैंने, क्योंकि इतनी ही पंक्तियां ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। रो रो कर सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते रहते करते जानी अनजानी। अगली जो पंक्ति है वह है तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना वाला। कुछ और पंक्तियों को देखते हैं जो परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं, जैसे काली आंखों में कितनी यौवन के मद की लाली, मनिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पंक्ति को आप परीक्षा में अगर नहीं पढ़े हों तो हरिवंश राय बच्चन की लगा सकते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप इसमें मदिरा शब्द को देखें तो आपको ध्यान आएगा कि हरिवंश राय बच्चन की है, क्योंकि उनका जो है हालावाद है, उन्होंने इस तरह की कविताएं लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं और इसको आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा और अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा।
प्रेम प्रतीक रचना से है कि इस पंथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना। लहर से कुछ पंक्तियों को देखते हैं, जैसे कि ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। यही जो पंक्ति है, इसके द्वारा जयशंकर प्रसाद पर पलायनवाद का आरोप लगा था। अगली पंक्ति है कि उठ उठ सी लघु लघु लोल लहर। एक और पंक्ति है कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। ये जो पंक्ति है, ये अलंकार जब पूछा जाता है तो उसमें यह जरूर पूछा जाता है। रूपक अलंकार है और मानवीकरण अलंकार है इसमें। कामायनी से कुछ पंक्तियों को देखते हैं। हालांकि कामायनी की सभी पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी को तो कोशिश करनी चाहिए कि कामायनी को पूरा पढ़ डालें। फिर भी हम एक पंक्ति देख लेते हैं कामायनी से, जैसे कि हिमगिरी की उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ पूछना हो तो बेझिझक आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर दूंगी, उसका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। मैं सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, सभी के कमेंट्स को देखती हूँ। तो आप लोग कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी क्लास को शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई मेहनत से कीजिए।